नमः संस्कृताय मित्रों, मैं आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने जो है संधि का भूमिका भाग लेके आए हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा रचित TGT के जो सिलेबस में व्याकरण प्रवेशिका रखा गया है, उस व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर ही हम आज आप लोगों को संधि के भूमिका भाग पर अध्ययन करेंगे। संधि प्रकरण है, उस संधि का जो भूमिका भाग है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे कि हमारा टॉपिक क्या है, संधि। तो संधि क्या है? संधि देखिए यहाँ लिखा है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका संधि विचार भूमिका, यानी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर हम संधि पे विचार करेंगे, चर्चा करेंगे उसके भूमिका भाग पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे संधि। संधि क्या है? तो संस्कृत में सूत्र है कि परः सन्निकर्षा संहिता। परः सन्निकर्षा संहिता का मतलब होता है कि वर्णों की जो अत्यधिक समीपता होती है वो क्या कहलाती है? संधि कहलाती है, संहिता कहलाती है। संहिता का मतलब होता है संधि कहलाती है, कि वर्णों की अत्यधिक समीपता संधि कहलाती है। तो क्या है संधि का साधारण अर्थ भी हम जान लेते हैं। संधि का साधारण अर्थ होता है मेल या जोड़। क्या होता है? मेल या जोड़। दो वर्णों के अत्यंत निकट आने से जो मेल उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, कि वर्णों की इसी समीप स्थिति को संहिता कहा जाता है। दो वर्णों के अत्यंत निकट आने से जो मेल उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, और वर्णों की इसी समीप स्थिति को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। तो दो वर्ण जैसे का वर्ण है, खा वर्ण है, ये सब हमारे वर्ण हैं। वर्ग विचार जो वर्णमाला में पढ़ेंगे, हमारे जो वर्ग हैं कवर्ग, टवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, ये हमारे वर्ण हैं। तो जब दो वर्ण आपस में सन्निकट होते हैं, बिल्कुल समीप में स्थित होते हैं, वर्णों में जो घनिष्ठता पाई जाती है उसी को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। जैसे हम आप लोग को बताएंगे, जैसे का और ला को ले लेते हैं। का ला दो वर्ण है, एक का वर्ण है, एक ला वर्ण है। का प्लस ला को जब हम अत्यधिक समीप में रख देंगे, पास रख देंगे, सटा के रख देंगे वर्णों को, तो क्या बन जाएगा? कल बन जाएगा। कल क्या बन गया? कल बन गया। तो इसी समीप स्थिति को ही क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है या संधि कहा जाता है। वर्णों की अत्यधिक निकटता को क्या कहा जाता है? संधि। यानी का और ला ये दो वर्ण हैं, ये दोनों वर्ण को जब हम अत्यधिक निकट लाएंगे, समीप में लाएंगे, मिला देंगे, तो इन दोनों वर्णों के मेल से, यानी ये दो वर्ण जो आपस में मिलते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। अब तक ये का और ला अलग अलग वर्ण थे, लेकिन हमने जब इन दोनों वर्णों में मेल कर दिया, निकट ला दिया, एकदम समीप में ला के रख दिया, तो एक शब्द बन गया। क्या बन गया? कल एक शब्द बन गया। इसी की स्थिति को क्या कहा जाता है? व्याकरण शास्त्र में संधि कहा जाता है। इतना आगे हो गया आपके समझ में? हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और बता दें आप लोगों को, ये जो संधि है, ये संधि पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। संधि शब्द सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु में की प्रत्यय लगकर बना है। क्या बना है? संधि में जो है, ये जो संधि शब्द है, संधि में सम उपसर्ग है और धा धातु है और की प्रत्यय है। की प्रत्यय है। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु में की प्रत्यय लग करके हमारा क्या बना है? संधि बना है। की प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, इसलिए जो हमारा संधि शब्द है वो क्या है? पुल्लिंग शब्द है। हम आगे पढ़ाएंगे, अब आप लोग को बताएंगे संधि कहाँ कहाँ आवश्यक होती है। तो संधि जो है 3 स्थानों पर संधि आवश्यक होती है। कहाँ कहाँ? एक सूत्र है, कहा गया है संहितैक पदे नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम पेक्षते। कि संधि 3 जगह आवश्यक होती है। कहाँ आवश्यक होती है? संधि जो है संहितैक, एक पद में संधि आवश्यक होती है। एक पद, जैसे पावकः,
पावकः क्या है? यह एक पद है और इस पावकः का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो पौ धन अकः होगा। पौ धन अकः में पौ का जो अव है और उसके बाद आ है, इस अव और आ ये दोनों वर्ण मिल करके एक संधि बना रहे हैं। अव का आव आदेश होकर के पावकः बना है। यहाँ अयादि संधि का नियम लग रहा है। फिर अगला है कि एक पद हो गया, फिर है संधि धातु और उपसर्गयोः नित्या, कि संधि जो है धातु और उपसर्ग में भी नित्य होती है या आवश्यक होती है। धातु और उपसर्ग में क्या? धातु और उपसर्ग का हम देख लेते हैं उदाहरण कि धातु और उपसर्ग जैसे नी धन अवसत। नी धन अवसत जो है क्या है? नी हमारा ये उपसर्ग है और अवसत हमारी क्या है? धातु है। ये अवसत वस धातु है, लंग लकार का रूप है। तो नी उपसर्ग है और अवसत धातु है। तो कह रहा है कि संधि जो है धातु और उपसर्ग में भी नित्य होती है या आवश्यक होती है। तो धातु और उपसर्ग को जब हम मिलाएंगे, यहाँ संधि करेंगे, तो नी में ना में जो ई है उस ई का और उसके बाद आ है, यहाँ एक संधि का नियम लग रहा है इको यणचि। यण संधि का यहाँ नियम लग के इस ना के ई का या आदेश होकर के क्या शब्द बन गया? न्यौसत बन गया। इस न्यौसत में कौन सी संधि है? यण संधि है। तो संधि एक पद में आवश्यक हो गई, धातु और उपसर्ग में संधि आवश्यक है। नित्या समासे लिखा है, नित्या समासे। नित्या नित्य होती है, कहाँ होती है? समासे, समास में। समास में भी संधि नित्य होती है या आवश्यक होती है। समास का उदाहरण हम देखेंगे, जैसे कृष्ण धन अस्त्रम। कृष्ण धन अस्त्रम में जब हम संधि करेंगे तो कृष्ण का जो ड़ा में आ है और उसके बाद अस्त्रम का जो आ है, आ और आ मिलकर के यहाँ दीर्घ आ हो गया। यहाँ एक संधि का नियम लग रहा है। कौन सी संधि का? दीर्घ संधि का नियम लग रहा है। इसलिए कृष्ण और अस्त्रम का, कृष्ण का आ और अस्त्रम का आ, दोनों आ मिल करके यहाँ दीर्घ आ हो रहा है। इसलिए हमारा जो शब्द बनेगा, संधि युक्त जो शब्द हमारा बनेगा वो कृष्णास्त्रम बनेगा। कृष्णास्त्रम ये संधियुक्त हमारा है, यहाँ दीर्घ संधि हो गया। लेकिन कह रहा है समास में, यानी ये समास भी हो सकता है। हाँ, ये कृष्णास्त्रम जो है एक समास भी है। कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। कृष्णास्त्रम में षष्ठी तत्पुरुष समास भी है। कृष्णास्त्रम, कृष्ण का अस्त्रम, का कृष्णस्य अस्त्रम। ये कौन सी विभक्ति लग रही है? का की के षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, इसलिए इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसलिए समास में भी संधि आवश्यक हो गई। तो तीन जगह संधि आवश्यक होती है। एक पद में संधि आवश्यक होती है, धातु और उपसर्ग में संधि आवश्यक होती है और समास में संधि आवश्यक होती है। कब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संधि कहाँ कहाँ आवश्यक होती है, संधि कितनी जगह आवश्यक होती है, तो संधि तीन जगह आवश्यक होती है। अगर पूछा संधि कहाँ कहाँ आवश्यक होती है, आपका विकल्प दे दिया धातु में, उपसर्ग, धातु और उपसर्ग में, और दे दिया एक पद में, समास में, और कोई दे दिया, तो आपको उपर्युक्त सभी दे दिया। तो उपर्युक्त अगर तीन विकल्प दे दिया हमने, हमारा जो है एक पद में दे दिया, धातु और उपसर्ग में दे दिया, समास में दे दिया, और चौथा विकल्प हमारा दिया उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी ही सही होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भूमिका भाग से कि संधि जो है कहाँ कहाँ आवश्यक होती है। तो हमें अपने माइंड में रखना है संधि तीन जगह आवश्यक होती है। एक पद में संधि आवश्यक होती है, धातु और उपसर्ग में संधि आवश्यक होती है, और समास में संधि आवश्यक होती है। और आगे क्या है? विवक्षा में पेक्षते कहाँ? वाक्य। और वाक्य में संधि क्या होती है? विवक्षाम अपेक्षते, विवक्षा पर होती है, यानी अपनी इच्छा पर होती है, वैकल्पिक होती है। वाक्य में संधि चाहे हम करें या ना करें। तो संधि जो है वाक्य में वैकल्पिक होती है, बाकी तीन जगह जो संधि हमारी होती है वो आवश्यक होती है। वाक्य का उदाहरण हम देखेंगे कि जैसे वाक्य में संधि वैकल्पिक होती है, इसका उदाहरण देखेंगे, रामः गच्छति वनम या रामो गच्छति वनम, या हम कह सकते हैं रामः गच्छति वनम या कहो रामो गच्छति वनम। तो हम चाहे संधि करें अथवा संधि ना करें। रामः गच्छति वनम साधारण वाक्य हो गया, लेकिन हम जब इसी को संधि कर देंगे तो रामः का रामो हो जाएगा,
यहाँ विसर्ग संधि का नियम लग रहा है। तो विसर्ग संधि जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि रामः का रामो कैसे हो गया। ये वाक्य भी सही है, रामः गच्छेत्, और रामो गच्छेत् अगर इसी वाक्य को हम इस तरह लिखेंगे रामो गच्छति वनम, तो भी हमारा ये वाक्य रामो गच्छति वनम सही ही है। ये भी व्याकरण की दृष्टि से क्या है, सही है, क्योंकि इस रामः का जो विसर्ग है इसमें विसर्ग संधि का नियम लग के इसी रामा का रामो हो गया है और कुछ नहीं बदला है। केवल रामः का जो है यहाँ रामो हो गया है, यहाँ संधि हो गई है, विसर्ग संधि का नियम लग रहा है। तो हमारे वाक्य में जो संधि है वो हमारी इच्छा पे है, चाहे तो हम संधि करें अथवा हम ऐसे ही लिख सकते हैं रामा गच्छति वनम। तो वाक्य में संधि क्या होती है, वैकल्पिक होती है, और 3 जगह जो संधि हमारी होती है वो क्या होती है, आवश्यक होती है। एक पद में, धातु और उपसर्ग में, समास में संधि नित्य होती है, आवश्यक होती है, जरूर से संधि होती है। 3 जगह आप संधि ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, 3 जगह संधि करनी ही करनी है। लेकिन वाक्य अगर कोई दिया तो हम वाक्य में संधि हमारी इच्छा पर है, चाहे हम करें अथवा साधारण वाक्य ही लिख के छोड़ दें। इतना आ गया होगा समझ में। अब हम अगला आगे है कि संधिजन्य कार्य, संधि में 3 काम होते हैं, 3 कार्य होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं, लोप होता है, वर्णागम होता है और द्वित्य होता है। संधि में 3 काम कौन कौन से होते हैं, लोप होता है, वर्णागम होता है और द्वित्य होता है। ये संधि में 3 काम कार्य जो है बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक होते हैं। संधि में पहला क्या है, लोप, कि प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर का लोप होता है। संधि में क्या होता है, प्रथम शब्द जो होता है उसका जो लास्ट का अक्षर होता है उसका लोप कर दिया जाता है। कैसे लोप कर दिया जाता है, जैसे दिया है रामः प्लस आयाति, रामः प्लस आयाति। रामः का जो विसर्ग है अगर हम इसका लोप कर देंगे तो सीधा साधा वाक्य हमारा बन जाएगा राम आयाति। ये भी सही हो गया, क्योंकि संधि का में जो है पहला कार्य क्या होता है, लोप होता है। प्रथम शब्द का जो अंतिम अक्षर है उसका हम संधि में क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। यानी संधि में एक काम ये भी होता है, लोप भी होता है। फिर है दूसरा वर्ण आगम, वर्ण आगम, वर्ण का आगमन, आगम, वर्ण आगम कहाँ होता है, दोनों के स्थान पर नया वर्ण आ जाता है। संधि में अब तक तो लोप हुआ कि एक काम क्या होता है, लोप होता है। दूसरा कार्य क्या होता है, संधि में वर्ण का आगम होता है। कैसे होता है, जैसे दिया है रमा धन ईसा, रमा धन ईसा दिया है, तो रमा में जो दीर्घ आ हमको दिखाई दे रहा है, रमा में कौन सा आ है, इस रमा में हमें दीर्घ आ दिखा दे रहा है। कौन सा आ, ये रमा में हमारा दीर्घ आ है। रम मापे आप की मात्रा है तो हमारा दीर्घ आ है। उसके बाद क्या है, ईसह का ई है। तो कह रहा है कि दोनों के स्थान पर नया वर्ण आता है। कौन दोनों, रमा का जो आ है और ईसह का जो ई है, ये 2 वर्ण हो गए। इन्हीं दोनों वर्णों पर एक नया वर्ण आ जाता है। तो कौन सा वर्ण आ जाएगा, तो आ के बाद ई है, इसलिए यहाँ गुण संधि का नियम लग के आ और ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि ये जो ए इसलिए होगा क्योंकि उच्चारण स्थान के सादृश्यता से देखें तो भी इन दोनों का आ और ई का उच्चारण स्थान ए में है, ए दोनों के सादृश्य है, इसीलिए ए ही होगा, आ नहीं होगा, ए होगा। क्योंकि ए दे तो कंठ तालु, तो ये हमारा हो गया रमा प्लस ईसा में यहाँ गुण संधि का नियम लग रहा है। रमा धन ई, आ और ई के स्थान पे ए हो गया है, इसलिए हमारा यहाँ रूप क्या बन जाएगा, रमेशा। यानी दोनों वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण आता है। फिर अगला है द्वित्य। संधि में एक कार्य और होता है, द्वित्य होता है। द्वित्य क्या होता है कि दोनों में से एक का द्वित्य होता है। दोनों में से यानी 2 वर्ण जब दिए गए हैं, 2 वर्णों में एक वर्ण का द्वित्य हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे एकस्मिन् धन अवसरे, एकस्मिन् अवसरे में जो हमारा एकस्मिन् ये पहला पद है, अवसरे दूसरा पद है, तो दोनों में से एक का द्वित्य होगा। तो हम एकस्मिन्
अवसरे में इस ना का हम द्वित्व कर देंगे, तो ना का जब द्वित्व हो जाएगा तो एकस्मिन् वसरे हो जाएगा, यानी ये ना का द्वित्व हो गया। क्योंकि संधि जो जन्य जो कार्य होता है उसमें जो है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ही परिवर्तन ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे यहाँ हुआ प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर का लोप, रामः के विसर्ग का लोप हो गया। दूसरे वर्ण आगम में रमा धन ईसा है, तो आ और ई दोनों के स्थान पे एक नए वर्ण का आगम हो गया, रमेशा हो गया। और दोनों में से एक का द्वित्व यानी एकस्मिन् और अवसरे दो पद हैं। इन दोनों में से जो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर है ना है, इस ना का क्या हो गया है, द्वित्व हो गया है, तो एकस्मिन् वसरे हो जाएगा। तो संधिजन्य कार्य में हमारा 3 कार्य होता है। क्या क्या होता है? लोप होता है, वर्ण आगम होता है और द्वित्व होता है। तो भूमिका भाग में हमने इतना पढ़ा। संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि के बारे में पढ़ा। संधि शब्द क्या है, तो संधि पुल्लिंग शब्द है। संधि में कौन कौन सा प्रत्यय और उपसर्ग लगा है, तो हम बताएंगे संधि में सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। फिर है कि संधि कहाँ कहाँ आवश्यक होती है, तो संधि हमारा कहाँ आवश्यक होती है, 3 स्थानों पे संधि आवश्यक होती है। कहाँ कहाँ? एक पद में संधि आवश्यक होती है, धातु और उपसर्ग में संधि आवश्यक होती है और समास में संधि आवश्यक होती है। लेकिन वाक्य में संधि क्या होती है? ऐच्छिक होती है, इच्छा पर निर्भर करती है, अर्थात वैकल्पिक होती है। तो 3 जगह हमारी संधि आवश्यक हो गई। और संधिजन्य कार्य कितने हैं? 3 कार्य होते हैं। लोप होता है, प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर का संधि में लोप भी होता है। वर्ण आगम, दोनों शब्द का जो अक्षर होता है उसके स्थान पे नए वर्ण का आगम भी संधि में होता है। और द्वित्व कार्य भी होता है, यानी किसी एक वर्ण का द्वित्व हो जाता है, 2 बार उसको लिख दिया जाता है। जैसे एकस्मिन् में केवल एक ना है, उस नकार का द्वित्व होके डबल ना हो गया, एकस्मिन् वसरे हम लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? एकस्मिन् वसरे। तो आगे हम आपको पढ़ाएंगे संधि के भेद। संधि के कितने भेद हैं, फिर हम संधि पर आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम फिर अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।